राजधानी भोपाल के अशिफा अस्पताल में मुलाजिम की दाढ़ी काटने के मामले से मुस्लिम समाज में काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। अस्पताल वक्फ बोर्ड की जमीन पर चलाया जा रहा है और बोर्ड के जरिए तश्कील दी गई कमेटी ही अशिफा अस्पताल का नज़्म व नस्क देखती है। मुलाजिम और मुस्लिम समाज के लोग मामले को लेकर बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं। बोर्ड के जिम्मेदारान इस मामले में खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय इसे बचाने की कोशिश में मसरूफ हैं। न्यूज़ 18 ने भी बोर्ड के CEO जमील अहमद से फोन पर बात की और बताए वक्त के मुताबिक जब न्यूज़ 18 की टीम वक्फ बोर्ड दफ्तर पहुंची तो घंटों तक बोर्ड के जिम्मेदारान दफ्तर ही नहीं पहुंचे और बाद में फोन उठाना भी बंद कर दिया। हाफिज मोहम्मद अतीक के दाढ़ी काटने से नाराज मुस्लिम तंजीमों के जरिए शहर में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज करके खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है। बताया जाता है कि हाफिज मोहम्मद अतीक की दाढ़ी इसलिए काटी गई क्योंकि वो अपना काम हुस्न खूबी के साथ अंजाम नहीं देता है। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे ने हाफिज अतीक और मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों से खास बातचीत की। मुल्क में आपने मॉब लिंचिंग के बहुत सारे वाक़यात सुने होंगे और आपने भी देखा होगा कि लोगों के साथ मारपीट की गई। बहुत सारी जगहों पर आपने भी देखा होगा कि लोगों की दाढ़ी पकड़ खींची गई। लेकिन भोपाल में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि एक मुलाजिम के साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि उसकी दाढ़ी को काट दिया गया। हालांकि वो इदारा जो है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के नाम आता है, लेकिन आज तक जो है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने भी ना कार्रवाई की। और मसाजिद कमेटी जहाँ पर हम खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि मसाजिद कमेटी के भी ये लोग चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर भी उलमा ने कोई बयान कोई जवाब नहीं दिया। आइए हमसे पूछते हैं अतीकुर रहमान साहब से कि आपके साथ क्या हुआ और आप क्या चाहते हैं। सर मेरे साथ जो हुआ ये तो मारपीट करी उन्होंने बेगुनाह, कोई जुर्म नहीं था, कोई वो नहीं था। उसके बाद मारपीट के साथ अंदर ले आके ओटी में मारपीट करी और मारपीट करने के बाद मेरी दाढ़ी काटी। ये देखिए इस तरीके से उन्होंने, मैं उनके हाथ पर जोड़ता रहा, माफ़ी मांगता रहा कि भाई कोई गलती हो गई तो अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दो, लेकिन ये दाढ़ी पे हाथ मत डालो, ये सुन्नत रसूलुल्लाह है और ये मेरी इज़्ज़त का सवाल है। मैं इमाम हूँ, नमाज़ पढ़ाता हूँ, तरावी पढ़ाता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुना एक भी और मारना शुरू कर दिया और मारते मारते मेरी दाढ़ी काट दी। आपकी दाढ़ी काटी आपने, इसकी शिकायत था वक्फ बोर्ड में, जैसे क्या कुछ कार्रवाई हुई? जी वक्फ बोर्ड में भी हम आए, 2-3 चक्कर लगा चुके, काजी साहब के पास भी, मुफ्ती साहब के पास भी, लेकिन अभी तक हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है और ना आरोपी गिरफ्तार हो पा रहा है। और आज यहाँ पे शरीयत क्या कहती है, क्या इस तरह से किसी को सज़ा देने के नाम पर दाढ़ी काटी जाए? देखिए, दाढ़ी इस्लाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उसके अलावा भी तमाम अंबिया किराम जितने भी गुज़रे हैं सब ने दाढ़ी रखी है और सबकी सुन्नत है। और प्यारे आका हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतौर ख़ास सुन्नत है और दाढ़ी रखना वाजिब है। लेकिन जो लोग नहीं रखते वो एक गुनाह करते हैं। जो दाढ़ी रखते हैं उनकी दाढ़ी काटना या उसको ख़ुद को कटवाना दोनों एक जुर्म है, गुनाह है। और जो लोग दाढ़ी काटते हैं गोया कि वो शायर इस्लाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आप लोग यहाँ पे कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हाफिज अतीकुर रहमान साहब की जो भी गलतियाँ थी आप उसको भी कोर्ट पे ले जाते और उनको भी पेश करते, लेकिन आपने इस्लाम के साथ करा जो अतीकुर रहमान साहब की दाढ़ी काटी, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। और यहाँ भोपाल में उलेमाओं का गहवारा है, यहाँ लोग बड़े बड़े लोग तालीम लेके गए और दुनिया में उन्होंने अपना नाम किया। आज उसी भोपाल में एक हाफिज़ की और मौज़िन की दाढ़ी कट जाती है और उम्मत कौम चुप रहती है। इसलिए हम लोग इनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप लोग कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, आप लोगों ने वक्फ बोर्ड में भी दरख्वास्त दी जो है और यहाँ पे जो है मसाजिद कमेटी में दरख्वास्त दी, क्या जवाब मिला? यहाँ पर मसाजिद कमेटी, वक्फ बोर्ड और शासन प्रशासन में हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया हम लोग यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना शहर काजी साहब की तरफ से कोई बयान जारी होता है, ना कोई एक्शन लिया जाता है। वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग है, वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग के नीचे इस तरीके का हादसा हो जाता है, ना वक्फ बोर्ड उस कमेटी पर एक्शन ले रहा है। तो शासन प्रशासन पे भी दबाव है रसूखदारों का, क्योंकि ये जो गुनाह है ये इस्लाम के मतलब बहुत बड़ा गुनाह है और आवाज़ तो इन लोगों को उठाना चाहिए थी, लेकिन ये जो नौजवान हैं, हम लोग हैं, इस तरीके की आवाज़ उठा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता तो हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, हम आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मारूफ आलिम दीन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने एक मरतबा फिर लोगों से अपील की है कि वो वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ का वाहिद और कारगर तरीका टीका है। उन्होंने कहा कि जो लोग वैक्सीन लेने से गुरेज कर रहे हैं वो खुद भी खतरे में हैं और अपने घर वालों के लिए भी खतरा बन रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि कोविड-19 से तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रिकॉशन के साथ साथ जो फूल प्रूफ तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है।
लेकिन इसके बावजूद भी जो कुछ लोग वैक्सीनेशन ना कराने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं, वो खुद भी अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं और अपने घर वालों की भी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं। कुछ वाक़यात मुरादाबाद और आगरे से भी सुनने में आए हैं। लिहाजा मेरी सबसे एक बार फिर से यही अपील है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, किसी भी गलतफहमी का शिकार न हो। पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन हर मुल्क में हो रहा है। जितने इस्लामी ममालिक हैं हर जगह वैक्सीनेशन खूब जोरों पे चल रहा है। कई ममालिक में वैक्सीनेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अपने मुल्क में वैक्सीनेशन जारी है। लिहाजा आगे आइए और अपने आप को वैक्सीनेट कराइए, अपने घर वालों को वैक्सीनेट कराइए। मैंने खुद वैक्सीन लगाई है, मैंने अपने घर वालों के वैक्सीन लगवाई है। लिहाजा इसमें किसी भी किस्म से किसी भी गलतफहमी में मुब्तला न हो। कांग्रेस मराठी डिपार्टमेंट के चेयरमैन और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने मरकज की नई वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सवाल उठाया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने सवाल किया कि वैक्सीन है कहां जो लगाई जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा था वही अब वजीर आजम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कई दिन पहले और कई बार लगातार तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पे उनके ट्वीट भी मौजूद हैं जो कल से उसके स्क्रीनशॉट चल रहे हैं। जो कहा, ये सरकार राहुल जी के कहने के बाद पहले तो उनके पीछे अपने केंद्रीय मंत्रियों को लगा करके उन्हें ट्रोल कराती है, जवाब मांगती है और फिर थक हार करके राहुल जी की ही बात को मान लेती है। तो ये सीधे सीधे हमारे नेता राहुल गांधी जी की कही गई बात पे अमल करना है जो कल उन्होंने कहा। लेकिन फिर भी सरकार से मेरा सवाल है, मोदी जी से सवाल है कि आखिर वैक्सीन है कहां? जो आप दावे कर रहे हैं वो वैक्सीन है कहां? वैक्सीन राज्यों को मिल कहां रही है? पहले वैक्सीन का प्रोडक्शन, वैक्सीन की कमी पूरी करिए, फिर लंबे लंबे दावे करिए, बड़ी बड़ी बातें करिए। यूपी में कोरोना वैक्सीन मुहिम से खवातीन को बराह रास्त जोड़ने के लिए हुकूमत की तरफ से खुसूसी कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल रियासत में चलाई जा रही टीकाकारी मुहिम में खवातीन की शमूलियत बहुत कम बताई जा रही है। इलाहाबाद में खवातीन को वैक्सीन लगाने के लिए खुसूसी कैंप का इनेकाद किया गया। खुसूसी वैक्सीनेशन कैंप में खवातीन के लिए काम करने वाली कई सरकर्दा तंजीमों के अलावा मेडिकल अमले से वाबस्ता खवातीन ने अपनी खिदमत अंजाम दी। वैक्सीनेशन कैंप में बड़ी तादाद में खवातीन को टीका लगाया गया। इस मौके पर खवातीन ने आवाम से अपील की कि लोग तरजीही बुनियाद पर टीका लगाने को यकीनी बनाएं। यहाँ पे एक महिला सत्र भी स्टार्ट हुआ है, जिसको यहाँ पे देख सकते हैं 2 बूथ है। एक 45 अबव फीमेल्स के लिए है, एक 18 to 44 की लड़कियों के लिए है। इसमें यह है कि हमारे पास 100 का वैक्सीनेशन है। 45 अबव में 100 लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं हम, और 18 to 44 में 100 महिलाओं को वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो टोटल 200 का सेशन है यहाँ पर। उसके लिए भी महिलाओं को और ये सेशन को बुक करके आना पड़ेगा, अपना अपॉइंटमेंट बुक करके आना पड़ेगा, शेड्यूल करके आना पड़ेगा। तो उनको यहाँ पे सीक्रेट कोड बताएंगे, तो उस हिसाब से उनका वैक्सीनेशन यहाँ पे आराम से हो पाएगा। वैक्सीन से किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। किसी भी प्रकार के बातों से या किसी भी प्रकार की भ्रम से आप इससे बचिए। लोग कुछ भी कहते हैं, पर आप वैक्सीन आके जरूर लगाइए। हल्का सा बुखार, हल्का सा दर्द, ये नॉर्मल है। आपको पुरुषों के साथ कोई भीड़ भाड़ आपको नहीं मिलेगी। आपको अलग से बूथ दिया जा रहा है, वहाँ पे आके आप लगवाइए। आज यहाँ पे नया बूथ खुला है, पिंक बूथ, जो महिला स्पेशल है। ये खास तौर पे महिलाओं के लिए है और सारी महिलाएं यहाँ के कोविड वैक्सीन लगवा सकती हैं। मैंने भी लगवा ली है और उसमें हमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखा अभी तक। और वैक्सीन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूर लगवाना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए पीएम केयर्स फंड से एक नया ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मंजूर किया गया है। इस प्रोजेक्ट की तकमील की जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सुपुर्द की गई है। इस ऑक्सीजन प्लांट की पैदावारी सलाहियत 1000 लीटर 1 मिनट में होगी। इस ताल्लुक से एएमयू के तर्जुमान प्रोफेसर शाफिक किदवाई ने बताया कि वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को पीएम केयर फंड्स की जानिब से एक नया ऑक्सीजन प्लांट लगाने का जो प्रस्ताव है मंजूर किया गया है और ये प्लांट लगाया जा रहा है। इसके सिविल वर्क जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रही है और डीआरडीओ जो है इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करेगा।
और इसकी वजह से जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें जो ऑक्सीजन की जो भी पूर्ति है वो अच्छी तरह से होगी और डिफरेंट वार्ड्स में जो है वो तमाम ऑक्सीजन पहुंचेगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने प्रधानमंत्री का इसमें धन्यवाद दिया है और कहा है कि इससे जो गरीब और कमज़ोर तबके के जो लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज में आते थे, न सिर्फ अलीगढ़ बल्कि आसपास के वेस्टर्न यूपी का ही एक बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ बहुत लोग आते हैं, तो उनकी समस्याएं हल होंगी। राजधानी दिल्ली में अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है। आज अनलॉक का दूसरा दिन था, लेकिन दिल्ली के बाजार सूने पड़े हैं। दुकानें खोलने की छूट के बावजूद बहुत सी दुकानें बंद पड़ी हैं। जामा मस्जिद इलाके में दुकानें बंद पड़ी हैं, कुछ ही दुकानें खुली हुई हैं। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से ऑड इवन फॉर्मूले के तहत आधी दुकानें खोलने की छूट दी गई है। अपनी भीड़ और रश के लिए जाने जाने वाले इस इलाके में ऐसा माहौल सन्नाटा माना जाता है। इस सूरत हाल से दुकानदार भी परेशान हैं। हम लोग को कोई राहत नहीं, कोई कारोबार नहीं, सब ठप हो गया। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो पब्लिक नहीं निकल पा रही है। जब तक पूरा नहीं खुल पाएगा लोगों को लगेगा कि हाँ जी मार्केट खुल गई है। अब लगता है कि आने वाला सोचता है कि बंद है या खुला है, इसका क्या फ़र्क पड़ा है। पुलिस ने तो यहाँ अच्छी सख्ती कर रखी है, कुछ भी ऐसा ज़्यादा नहीं खुलने दे रहा है और यहाँ ऑड इवन लागू है। एक दुकान खुल रही है, एक बंद हो रही है। सर अभी तो कोई बहुत कम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत ना के बराबर। होटल यहाँ नहीं खुल रहे अभी। खाने की भी बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पर, जबकि खाने में ये शाही वो कहा जाता है खाने के मामले में, लेकिन आज यहाँ कोई भी नहीं है, ना खाने वाला ना खिलाने वाला। जामा मस्जिद, लाल किला जैसे टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से इस इलाके में बड़ी तादाद में सयाह आते हैं और इस इलाके में होटल भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन तमाम बड़े होटल बंद पड़े हैं। अल जवाहर हो या फिर करीम या फिर दूसरे होटल, सभी पर ताले पड़े हैं। देखिए यहाँ पर तो टूरिस्ट पे ज़्यादा डिपेंड रहता है। बड़े बड़े होटल का महंगा खाना है, उन्हें महंगा खाने के लिए अभी कोई तैयार नहीं है ना। और वो अगर लेबर को बुलाएं, कम से 30% लेबर को तो बुलाएं, 30% लेबर का खर्चा और उनके रहने खाने पीने का सारा खर्चा ही होटलों को देना पड़ता है ना। तो जब तक टूरिस्ट नहीं आएगा, जब तक वो खोल के क्या करेंगे। सिर्फ पैकिंग पे डिपेंड तो रह नहीं सकते। दारुल हुकूमत दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले के तहत दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन लॉकडाउन जारी है। होटल और रेस्तरां अपने पास खाना नहीं खिला सकती, बल्कि पैकिंग ही कर सकते हैं। इन तमाम हालात में लोगों से गुलजार रहने वाला जामा मस्जिद इलाका सुनसान सा होकर रह गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। और इस वक्त बड़ी खबर तेलंगाना से आ रही है, जहां तेलंगाना में लॉकडाउन में तौसीह का ऐलान किया गया है। ताहम लॉकडाउन में मजीद छूट दी गई है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में नरमी दी गई है। दुकानें शाम 5 बजे तक बंद करने का हुक्म दिया गया है। शाम 6 बजे से पहले लोगों को घर पहुंचने की हिदायत दी गई है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा। ताहम बाज मकामात पर 2 बजे तक की छूट दी गई है। रियासती काबीना मीटिंग में फैसला किया गया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की सदारत में यह मीटिंग हुई है। तो बड़ी खबर तेलंगाना से आ रही, जहां पर लॉकडाउन में नरमी दी गई है। अब शाम 6 बजे से, माफ कीजिएगा, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक नरमी दी गई है। शाम 5 बजे तक रियासत में दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन बाज मकामात पर 2 बजे तक ही छूट दी गई है। आपको बताते चलें कि पहले दोपहर 1 बजे तक लॉकडाउन में नरमी दी गई थी। 1 बजे तक दुकानें बंद करने का हुक्म दिया गया था और 2 बजे लोगों को अपने घरों में पहुंचने को कहा गया था। लेकिन अब 10 दिनों के लिए लॉकडाउन में नरमी दी गई है। 10 दिनों का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में नरमी दी गई है। दुकानें 5 बजे शाम बंद करने का हुक्म दिया गया है। खबर बिहार से, जहां के सीतामढ़ी में मदारिस के असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिलने से वो दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। सीतामढ़ी जिले के 64 मदारिस के असातिज़ा को गुज़िश्ता कई माह से तनख्वाह नहीं मिली है।
बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की गफलत और हुकूमत की लापरवाही के सबब मदारिस के असातिज़ा परेशान हाल हैं, लेकिन इनकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। सीतामढ़ी के 64 मदरसे के जांच का हुक्म मदरसा बोर्ड के लेटर नंबर 285 मुर्खा 7/3/2020 को जारी किया गया। लॉकडाउन की वजह से जांच के अमल में ताख़ीर हुई, जिसके बाद दोबारा लेटर नंबर 1800 मुर्खा 4/6/2020 के ज़रिए 64 मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाह पर रोक लगा दी गई। उसके बाद फरवरी 2021 में DO सीतामढ़ी के ज़रिए जांच मुकम्मल करके रिपोर्ट बोर्ड को भेज दी गई। उसके बाद चेयरमैन साहब मदरसा बोर्ड ने 16/3/2021 को लेटर नंबर 58/2021 के जरिए तनख्वाह की अदायगी का हुक्मनामा जारी कर दिया, मगर फिर 3 दिन बाद ही 19/3/2021 को हुक्मनामा वापस ले लिया और तनख्वाह की अदायगी नहीं हो सकी। इस बीच 3 असातिज़ा की मौत फाका कशी और बरवक्त इलाज न होने की वजह से हो गई। अभी भी 21 महीने हो गए मगर तनख्वाह की अदायगी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से सीतामढ़ी के 64 मदारिस के असातिज़ा भुखमरी के शिकार हैं। हम इस चैनल के ज़रिए से हुकूमत से इंसाफ की मांग करते हैं और साथ ही ये इंतबाह भी करते हैं कि अगर जून महीने में तनख्वाह की अदायगी नहीं हुई तो असातिज़ा सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर ने एक बार फिर अपना असर दिखाया। भोपाल की तारीखी मोती मस्जिद में नानू विश्वास किन्नर के जरिए रक्स का वीडियो जारी किए जाने की खबर के बाद नानू किन्नर ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों से माफ़ी मांग ली है। नानू के इक़दाम के खिलाफ हालांकि भोपाल शाही औकाफ के जरिए थाना तुलिया में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए नानू और इसके दोस्तों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया था। वाज़ेह है कि भोपाल में एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में भी कुछ माह कबल म्यूजिक के साथ शादी का वीडियो जारी करने पर तनाज़ा पैदा हो गया था, जिसके बाद ताजुल मसाजिद में कैमरे के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी। शाही औकाफ के जरिए मसाजिद के तकद्दुस को देखते हुए नए इक़दाम पर गौर किया जा रहा है। नानू किन्नर के जरिए भोपाल की तारीखी मोती मस्जिद में जो रक्स वीडियो जारी किया गया था, न्यूज़ 18 की खबर के बाद नानू विश्वास ने माफ़ी मांग ली है। नानू ने अपने वीडियो में क्या कहा है आप भी सुनिए। मैं हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी मांग रही हूँ क्योंकि मेरे से गलती हो गई। अगर जो भी मेरे मुस्लिम भाई हैं और बहनें उनसे मैं माफ़ी मांग रही हूँ क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, वो मोती मस्जिद की थी। मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि मैं कभी अपलोड नहीं करती अगर ऐसा कुछ मुझे पता होता तो। और मैं वहाँ पे वैक्सीन की बात करने के लिए गई थी। बस मेरे से गलती हो गई है। अपनी बेटी और बहन समझ के मुझे माफ़ कीजिए, आइंदा से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। और मुझे सच में नहीं पता था, मेरा कुछ भी ऐसा वो नहीं था कि मैं किसी के धर्म को ठेस पहुँचाऊँ। और सभी मुस्लिम भाइयों से मैं बस माफ़ी मांग रही हूँ, मेरी जो भी गलती थी मुझे माफ़ कीजिए। सरकारी अस्पतालों में मुस्तकिल मुलाजमत पर बहाली के मुतालबे को लेकर महकमा सेहत के मुलाजमीन ने नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने गैर मुअय्यना एहतजाजी धरना शुरू किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि कोरोना के मुश्किल तरीन हालात में अपनी जान की परवाह किए बगैर स्टाफ नर्सें अस्पताल में तिब्बी खिदमात अंजाम दे रही, जिसकी वजह से इन अस्पतालों में मुस्तकिल मुलाजमतों का हकदार ठहराना जरूरी है। एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद यूनाइटेड नर्सेज एसोसिएशन तंजीम की जानिब से किया गया। यूनाइटेड नर्सेज एसोसिएशन से वाबस्ता दर्जनों नर्सें और वार्ड बॉय और दीगर मेडिकल स्टाफ के मुलाजमीन एहतजाजी धरने में शरीक होकर रियासती हुकूमत तक अपने मुतालबात पहुँचाने की कोशिश की। इस दौरान UNA के एक नुमाइंदे वफ्द ने आज जिला कलेक्टर से मुलाकात की और एक तहरीरी मेमोरेंडम रियासत के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को रवाना किया। भिवंडी पुलिस ने शहरियों की जानिब से मिलने वाली शिकायत और नशा मुखालिफ मुहिम के तहत काम करते हुए मुख्तलिफ इलाकों से 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से खांसी सिरप की सैकड़ों बोतलें, ममनुआ सुफूफ और दीगर 7,20,000 की अशिया जब्त की है। 2 लोग जो है वो कुछ गोलियां और सिरप लेके जा रहे, उनके पास इसके बारे में कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। तो वहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिली और शांतिनगर पुलिस स्टेशन के जो DB के स्टाफ है और अफसर हैं, तो उसमें एक जो है एक का नाम अशरफ इजाज़ अहमद अंसारी 23 साल का है, खंडूपाड़ा भिवंडी में रहता है। तो उसके पास से जो बरामद हुआ माल, उसमें लगभग फैंसी रेक्स करके जो जैसे कि जो सिरप है जैसे कोरेक्स वगैरह, तो इसका प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कुछ नहीं था। उसके पूछताछ करने के बाद
दो जो उसमें 240 बॉटल मिली है और एकन 1 करके 2 गोलियों के बॉक्स मिले हैं। तो ऐसा टोटल जो है 1,64,840 रुपये का जो मुद्देमाल है वो हमने सीज किया। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को स्मार्ट बनाने की कोशिश में कितनी सच्चाई है, इसकी कलाई पहली बारिश में ही खुल गई। खाम नदी पर 12 पल्ला दरवाजे के ब्रिज पर लोहे की रेलिंग नस्ब की गई थी। यह रात देर गए हुई तेज बारिश से पूरी तरह रेलिंग टूट गई। चूंकि यह वाकया रात देर गए पेश आया, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस मामले में रिपब्लिकन सेना ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर आस्था कुमार पांडे से पूरे मामले की जांच का मुतालबा किया है। सेना का इल्जाम है कि करप्शन के चलते नाकिस काम किया गया, जो पहली बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर सका। वाज़ेह है कि सैकड़ों साल पुराने पुल के कदीम हिफाजती ब्रिज अपनी जगह सही और सालिम खड़े हैं, जबकि चंद रोज पहले नस्ब रेलिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। खाम नदी के ऊपर का जो पुल है, उस पुल के ऊपर जो जाली लगाई गई थी कि कोई लोग इसमें कचरा ना डाले नदी के अंदर, इसके लिए जो जाली लगाई गई थी, आज पहले ही बारिश में जो जोरदार बारिश होने के वजह से ये जाली गिर चुकी है। मनपा के अधिकारियों से ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके से अगर घटिया दर्जे का काम होगा तो नागरिकों की जान से खिलवाड़ होगा, और अगर इस तरीके का भ्रष्टाचार अगर यहाँ पर हो रहा होगा तो जो स्मार्ट सिटी का दावा करने वाले मनपा का जो प्रशासक है आस्तिक कुमार जी पांडे, उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र के 4 अजला में 9 जून तक 11 जून मूसलाधार बारिश और तेज तूफानी हवाएं चलने का इशारा दिया है। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के बाद मुंबई से मुत्तसिल थाने म्युनिसिपल कमिश्नर ने हालात का जायजा लिया। उन्होंने शहरियों से इन अय्याम में घरों में ही रहने की अपील की। साथ ही तमाम मुतालिका महकमे और अफसरान को इन दिनों में ड्यूटी पर तैनात रहने और अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी की है। कोकण विभाग में होने के कारण ठाणे शहर पे भी अतिवृष्टि का प्रभाव होने की आशंका है। उस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय पालक मंत्री महोदय ने आपत्ति से निपटने के लिए पूरी तैयारी करने के लिए सूचना दी है। हमारी ठाणे महानगर पालिका की प्रशासकीय यंत्रणा ने आज फील्ड पर विजिट करके पूरी इंफॉर्मेशन ली है, पूरी तैयारी कर ली है। इसमें जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पे पंपिंग मशीनरी की व्यवस्था करने, उसके अलावा नाले सफाई का जो काम हमारा चल रहा है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने, मैन होल्स के जो और चैम्बर्स के मिसिंग जो कवर्स हैं उनको रिप्लेस करने। कल तक हमने लगभग 1550 मैन होल्स के कवर्स रिप्लेस किए हैं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।